हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले टाइप्स ऑफ ओनरशिप स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो आपकी बिजनेस की ग्रोथ को डिसाइड करने में हेल्प करेगा। तो जब भी हम कोई नया वेंचर शुरू करने जाते हैं या फिर किसी स्मॉल बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने होते हैं, तब हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन से ओनरशिप स्ट्रक्चर्स को चुनें जो आपके बिजनेस की नीड के साथ साथ आपके गोल्स को भी सेटिस्फाई करे। तो जब भी आप ओनरशिप स्ट्रक्चर्स को चुनें, तो सबसे पहले कुछ बातों के बारे में रिसर्च कर लें, जैसे लायबिलिटी, कंट्रोल, फाइनेंसिंग और टैक्सेस के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे 8 ओनरशिप स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो आपके बिजनेस के गोल्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करेगा और ये भी डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर परफेक्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट कॉमन बिजनेस स्ट्रक्चर में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सीरीज एलएलसी या फिर कॉरपोरेशन आते हैं, जिनके ऊपर एस कॉरपोरेशन और सी कॉरपोरेशन के रूप में टैक्सेस लगाए जा सकते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर, नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन, बेनिफिट कॉरपोरेशन या फिर लो प्रॉफिट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में से चुन सकते हैं। कुछ स्टेट स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती प्रोफेशनल फर्म्स के लिए, जैसे कि प्रोफेशनल एलएलसी या फिर प्रोफेशनल कॉरपोरेशन। अपने बिजनेस के लिए डिसीजन लेने से पहले स्टेट के लॉज को पढ़ लेना चाहिए। तो अब चलते हैं पहले ओनरशिप स्ट्रक्चर की तरफ, जो है सोल प्रॉपर्टीशिप। तो सोल प्रॉपर्टीशिप किसी भी बिजनेस के लिए एक डिफॉल्ट स्ट्रक्चर होता है, जिसमें लीगल एंटिटी बनाने के लिए कोई भी कानूनी पेपर वर्क नहीं करना होता है। ये सारे ओनरशिप स्ट्रक्चर्स में से सबसे सिंपलेस्ट ओनरशिप स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं सोल प्रॉपर्टीशिप के एडवांटेजेस के बारे में। सोल प्रॉपर्टीशिप के कई तरीके के एडवांटेजेस हैं, जिसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला, सोल प्रॉपर्टीशिप में अपने नाम के तहत किसी भी स्टेट में बिना पेपर वर्क के काम शुरू कर सकते हैं। दूसरा, सोल प्रॉपर्टीशिप में रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस में छूट दी जा सकती है अगर आप ऑनलाइन बिजनेस के लिए लाइसेंस अप्लाई करते हैं। तीसरा, सोल प्रॉपर्टीशिप सारे बिजनेस ओनरशिप स्ट्रक्चर में सबसे सिंपल और कम एक्सपेंसिव है। चौथा, सोल प्रॉपर्टीशिप में एक ही बिजनेस ओनर होता है जो पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है, जिसको किसी भी सहमति की जरूरत नहीं होती है बिजनेस के डिसीजंस के लिए। दूसरा ओनरशिप स्ट्रक्चर आता है पार्टनरशिप स्ट्रक्चर। तो पार्टनरशिप स्ट्रक्चर एक से अधिक मालिकों वाला बिजनेस होता है। यदि आप राज्य के माध्यम से कानूनी व्यवसाय का बिना बिजनेस को शुरू करते हैं या फिर टीम को गठित करते हैं, तो आपका बिजनेस डिफॉल्ट रूप से पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में काउंट किया जाता है। ऐसे बिजनेसेस के लिए पेपर वर्क जरूरी नहीं होता है, लेकिन पार्टनरशिप के नामकरण में लिमिटेशंस होती है, इसलिए डूइंग बिजनेस एज के रूप में नामकरण कराना आवश्यक होता है। प्रत्येक पार्टनर के शेयर, राइट्स और ऑब्लिगेशंस को पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आउटलाइन किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप के एडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहला आता है सिंप्लिसिटी। पार्टनरशिप स्ट्रक्चर सबसे सिंपलेस्ट ओनरशिप स्ट्रक्चर है, जिसमें पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होती है। नंबर ऑफ पार्टनर्स और टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के आधार पर पार्टनरशिप स्ट्रक्चर को सक्सेसफुली रन किया जा सकता है। दूसरा आता है पास थ्रू टैक्सेशन। पार्टनरशिप स्ट्रक्चर एंटिटीज़ के थ्रू पास होता है, जिसमें इनकम को प्रत्येक पार्टनर में बराबर बराबर बांटा जाता है। जिसका जितना कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है, उसको उतना ही ज़्यादा रिटर्न दिया जाता है। उदाहरण के लिए, प्रॉफिट का 50% प्रत्येक पार्टनर से होकर गुजरेगा, जिसमें 20% क्वालिफाइड बिजनेस इनकम डिडक्शन प्राप्त होगा। अब ये बात करते हैं कि क्वालिफाइड बिजनेस इनकम डिडक्शन क्या होता है। तो क्वालिफाइड बिजनेस इनकम डिडक्शन आपके टैक्सेबल इनकम ही नहीं, आपकी अदर बिजनेस इनकम के लिए भी काउंट होता है। मान लीजिए सिंगल फिलर के लिए $1,70,050 और जॉइंट फिलर के लिए $3,64,100 से अगर इनकम कम है, तो आपको 20% टैक्सेबल डिडक्ट हो जाएगा। तीसरा ओनरशिप स्ट्रक्चर है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक कानूनी इकाई है जो कुछ स्टेट्स में पार्टनर्स के लिए टैक्स को लिमिटेड करते हुए पार्टनरशिप की सिंप्लिसिटी और पे थ्रू टैक्सेशन प्रदान करने के लिए उपलब्ध है। पार्टनर्स के औपचारिक एग्रीमेंट के अलावा
एलएलपी को आमतौर पर राज्य सचिव के साथ पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती। अब हम लोग चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की तरफ। तो इसमें सबसे पहला आता है लिमिटेड लायबिलिटी। एलएलसी की तरह एलएलपी भी एक कानूनी इकाई है जिसके खुद के एसेट्स और लायबिलिटीज हैं। ये पार्टनर्स को फर्म्स के खिलाफ किसी भी तरीके के लीगल और फाइनेंशियल क्लेम से बचाता है। पार्टनर्स की लायबिलिटी सिर्फ फर्म्स के इन्वेस्टमेंट तक ही सीमित होती है। इसके अलावा पार्टनर्स की पर्सनल एरर्स और मिसकंडक्ट के लिए वे खुद लायबल होते हैं, जिसके लिए लायबिलिटी इंश्योरेंस कराना आवश्यक होता है। दूसरा आता है ओनरशिप एंड कंट्रोल। पार्टनरशिप स्ट्रक्चर की तरह एलएलपी स्ट्रक्चर भी ओनर्स को ये परमिशन देता है कि वो बिजनेस को अपनी तरीके से कंट्रोल करें और कैसे रन करना है इसके बारे में सोचें। चौथा ओनरशिप स्ट्रक्चर है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो एलएलसी एक कानूनी इकाई है जो एलएलसी एग्रीमेंट बनाकर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आर्टिकल्स फिल करके राज्य के सचिव के साथ दाखिल करके बनाई गई है। एलएलसी बिजनेस ओनर्स की फाइनेंशियल और लीगल लायबिलिटीज़ को लिमिटेड करके सोल प्रॉपर्टीशिप के कुछ बेनिफिट्स को रखने की अनुमति देता है, जिससे ये स्मॉल बिजनेस के लिए एक पॉपुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एलएलसी के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है लिमिटेड लायबिलिटी। एलएलसी बनाने के लिए इसके एसेट और लायबिलिटीज़ के लिए एक अलग इकाई बनाना जरूरी होता है। बिजनेस के लिए कोई भी किया गया क्लेम बिजनेस के अगेंस्ट ही रहता है, ओनर्स के अगेंस्ट नहीं जाता है। पार्टनर्स के द्वारा किया गया कोई भी पर्सनल कंडक्ट के लिए वे खुद लायबल होते हैं, इसलिए उनको लायबिलिटी इंश्योरेंस बनाने की सलाह दी जाती है। दूसरा आता है एक्टिव ओनर्स। पार्टनरशिप स्ट्रक्चर की तरह एलएलसी भी अपने ओनर्स को ये अनुमति देता है कि वो चाहे बिजनेस को कितना भी कंट्रोल करे, चाहे जितना भी इन्वेस्टमेंट करे, उनको ये देखना है कि वो बिजनेस को कैसे रन कर सकें। तो पांचवा ओनरशिप स्ट्रक्चर आता है सीरीज एलएलसी। तो सीरीज एलएलसी 18 राज्यों में उपलब्ध है। सीरीज एलएलसी ओनरशिप स्ट्रक्चर का एक और टाइप है। बेसिकली एक पेरेंट स्ट्रक्चर को सब्सिडी फैशन में मल्टीपल इंटरनल एलएलसी बनाने को अलाउ करता है। इन नेस्टेड एलएलसी का यूज़ बिजनेस यूनिट्स को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सीरीज एलएलसी के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है रियली लिमिटेड लायबिलिटी। एक सीरीज के अंदर प्रत्येक एलएलसी के 2 मेंबर, उनकी एसेट और लायबिलिटीज आती है। दूसरा आता है एक्टिव ओनरशिप। तो एलएलसी ओनर्स को अलाउ करता है कि वो एलएलसी के इंडिविजुअल ऑपरेशंस में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। सिक्स्थ ओनरशिप स्ट्रक्चर आता है सी कॉरपोरेशन। तो सी कॉरपोरेशन का मालिकाना हक शेयर होल्डर्स के पास होता है, जिसमें व्यवसाय के रोजमर्रा के संचालन के विभिन्न स्तर हो सकते हैं। स्टेट के साथ इन कॉरपोरेशन आर्टिकल दाखिल करके एक कॉरपोरेशन का गठन किया जाता है। कॉरपोरेशन की हेल्प से बिजनेस को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्नेंस के लिए बायलॉज को इस्टेब्लिश करना शामिल है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हेल्प से गवर्नेंस को मैनेज करना और ओनरशिप को शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना भी शामिल है। बाय डिफ़ॉल्ट कॉरपोरेशन को सी कॉरपोरेशन कहा जाता है, क्योंकि ये सब चैप्टर इंटरनल रेवेन्यू कोड के अंतर्गत टैक्स लगते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सी कॉरपोरेशन के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है लिमिटेड लायबिलिटी। एलएलसी की तरह कॉरपोरेशन भी एक कानूनी इकाई है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटी शामिल है। इसमें पार्टनर्स के लिमिटेड लायबिलिटी उनके निवेश किए गए राशि तक ही सीमित है। दूसरा आता है एक्सेस ऑफ कैपिटल। सी कॉरपोरेशन के द्वारा स्टॉक जारी करके कैपिटल का एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें वह फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को लिमिटेड स्टॉक्स ऑफर कर सकते हैं और वो कई तरीके के स्टॉक्स को जारी भी कर सकते हैं। सेवेंथ ओनरशिप स्ट्रक्चर है एस कॉरपोरेशन। तो कुछ कॉरपोरेशन एस कॉरपोरेशन के रूप में टैक्सेस को चूज करती है, जिसे वह पे थ्रू टैक्सेशन के बेनिफिट ले सकते हैं। इसको क्वालिफाई करने के लिए कॉरपोरेशन के पास 100 से अधिक शेयर होल्डर्स नहीं होने चाहिए और शेयर का एक वर्ग ही जारी किया गया होना चाहिए। इंडिविजुअल पीपल, ट्रस्ट और कुछ टैक्स मुक्त ऑर्गेनाइजेशन ही एस कॉरपोरेशन में शेयर्स को रख सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ
एस कॉरपोरेशन के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है लिमिटेड लायबिलिटी। तो सभी कॉरपोरेशन की तरीके एस कॉरपोरेशन में बिजनेस डेट और ऑब्लिगेशंस के लिए बिजनेस ओनर्स के पर्सनल लायबिलिटीज़ को लिमिटेड करता है। दूसरा आता है एक्सेस टू फंडिंग। एस कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट और अदर्स फंडिंग को अट्रैक्ट करता है। एथ ओनरशिप स्ट्रक्चर है नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन। तो नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन का गठन कॉरपोरेशन के रूप में किया जा सकता है, जिससे वह आईआरसी की धारा 501 अंडर सेक्शन सी के तहत टैक्स एक्सेम्प्ट स्टेटस के लिए अप्लाई कर सके। नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन का गठन अदर कॉरपोरेशन के ही तरह के किया जाता है, जिसमें स्टेट का सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्नेंस के लिए बायलॉज फिल्ड किए जाते हैं। हालांकि धारा 501 अंडर सेक्शन सी के तहत टैक्स एक्सेम्प्ट के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का गठन किया जा सकता है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन के बारे में, जिसमें पहला है लायबिलिटी प्रोटेक्शन। तो नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन अदर कॉरपोरेशन के रूप में सेम लिमिट प्रदान करता है। नॉन प्रॉफिट के ऑपरेशन के लिए पर्सनल लायबिलिटी से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो दूसरा आता है टैक्स एक्सेम्पशन। नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन को फेडरल टैक्स और लोकल टैक्स में छूट प्राप्त हो सकती है कई राज्यों में। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को मिशंस के लिए अधिकतम संसाधन को लागू करने की अनुमति देता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मेल पे भी लिख सकते हैं। थैंक यू।